नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हमने इससे पहले पढ़ा कि हर्षवर्धन का शासनकाल, जो कि अंतिम हिंदू सम्राट था और पुष्यभूति वंश का, वो प्राचीन भारत का मतलब कहें कि अंतिम हिंदू सम्राट था जिसका इतना बड़ा साम्राज्य था। हर्ष की मृत्यु के पश्चात कन्नौज में कोई ऐसी सत्ता बची नहीं, न ऐसा कोई शासक बचा। फिर कन्नौज के लिए तीन वंश के शासकों, जिसमें पाल वंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों शासकों से संघर्ष चला कन्नौज के लिए। ये तीनों आपस में लड़ते रहे कन्नौज के लिए, क्योंकि कन्नौज जो था वो सेंटर में था और तीनों तरफ से इन तीनों शासकों के राज्य थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पालों का क्षेत्र था जो कि बंगाल और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है। प्रतिहार जो थे, जिन्होंने भी अपनी विजय पताका फहराई और ये भी बंगाल के एक हिस्से तक इन्होंने शासन किया। राष्ट्रकूट जो थे, ये दक्षिण भारत में सक्रिय थे, इनका शासन गुजरात तक भी था। उस समय सबसे दक्षिण में चोल थे, चोल साम्राज्य था। तो आइए देखते हैं कौन कौन से शासक थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के, जिन्होंने कन्नौज के लिए संघर्ष किया। तो अगर बात करें बंगाल का, ये जो पाल वंश था, पाल वंश, क्योंकि कन्नौज के जो हर्ष का शासन था, हर्ष के शासन के पश्चात लगभग 8वीं शताब्दी में ये तीनों राज्य शक्तिशाली हुए और फिर ये आपस में संघर्ष करते रहे कन्नौज के लिए। इनका संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक इनका संघर्ष चला। यानी कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट का जो कन्नौज के लिए संघर्ष था, ये 200 वर्षों तक चलता है। इसका आरंभ होता है जो पाल शासक थे, धर्मपाल, धर्मपाल से आरंभ होता है। इसका कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकलता है इस मतलब ये त्रिपक्षीय संघर्ष का। पहले चरण में ये तीनों शासक पाल, प्रतिहार, पालों की तरफ से धर्मपाल और प्रतिहार में वत्सराज, फिर राष्ट्रकूट शासक जो है ध्रुव, इसमें सम्मिलित होते हैं। ये पहले चरण का युद्ध होता है। जब अंतिम रूप से फिर प्रतिहार ही इस पर कब्जा करते हैं, गुर्जर प्रतिहार जो है इस संघर्ष के जब अंतिम चरण में पहुंचता है तो गुर्जर प्रतिहार इस पर शासन करते हैं। फिलहाल आइए, शुरुआत इसकी बंगाल के पाल वंश से होती है, जिसमें धर्मपाल इस संघर्ष में शुरू आरंभ करता है। 8वीं शताब्दी में जो एक कहें कि जो ह्वेन सांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में, तो ह्वेन सांग ने एक वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत लिखा। उसने बताया कि जो 8वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल में जो है 4 राज्य थे। उन चारों राज्यों में ये थे, ये 4 राज्य ये थे: पुंड्रवर्धन, कर्ण सुवर्ण, समतट, ताम्रलिप्ति। ये 4 राज्य थे बंगाल के। और पाल शासकों ने जो साम्राज्य का अपने विस्तार किया था, उस समय समूचा बंगाल, यानी कि अगर पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश का क्षेत्र और वर्तमान का पश्चिम बंगाल, उसको बिहार और कन्नौज, ये एरिया जो है पाल शासकों के अधिकार में आता था। इनका शासन जो है दिल्ली से शुरू होता था और ये जालंधर, बंगाल की खाड़ी
से लेकर के ये विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था, यानी पालों का साम्राज्य जैसे कि अभी हमने मैप में देखा बहुत बड़ा था। प्रमुख शासकों की बात करें तो पहले गोपाल आता है। गोपाल इस वंश का, कहते हैं बंगाल में सॉरी 8वीं शताब्दी में बंगाल में बहुत ही अशांति फैली हुई थी। तो बंगाल में अशांति फैली थी और फिर उन्होंने, जो पहला शासक होता है गोपाल होता है, फिर उस धर्मपाल आता है जो कि गोपाल का पुत्र होता है। धर्मपाल के बाद देवपाल आता है जो कि इसका पुत्र धर्मपाल का पुत्र होता है। देवपाल के बाद फिर महिपाल प्रथम आता है कुछ समय के गैप के बाद, यानी कि 810 ईस्वी में अगर बात करें तो देवपाल 850 तक रहता है। फिर महिपाल प्रथम जो आता है 978 में, यानी इस बीच में ये साम्राज्य जो है बंगाल का, जो ये पाल वंश से कमजोर पड़ जाता है। फिर 978 ईस्वी में महिपाल प्रथम आता है और उसके बाद फिर रामपाल आता है जो कि अंतिम प्रमुख शासक होता है इसका। आइए इन शासकों के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं जल्दी से। पहले गोपाल की बात करते हैं। गोपाल जो है इस वंश का संस्थापक माना जाता है और कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में बंगाल में अकाल था, बंगाल में अशांति फैल जाती है। अशांति से दुखित होकर, अशांति और अव्यवस्था, अशांति एवं अव्यवस्था से, अशांति और अव्यवस्था से परेशान होकर वहां के लोगों ने, वहां के जो प्रमुख लोग थे जिसमें अगर कहें व्यापारी, व्यवसायी और पुरोहित, इन लोगों ने, प्रमुख लोगों ने गोपाल को शासक बनाया। प्रमुख लोगों ने फिर गोपाल को राजा बनाया। जो प्रमुख लोग थे इन्होंने गोपाल को राजा बनाया। गोपाल को ये राजा बना देते हैं। गोपाल क्योंकि बौद्ध धर्म का अनुयायी था और गोपाल जो होता है ये बौद्ध अनुयायी होता है, यानी कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है गोपाल। इसने 750 ईस्वी में जो है फिर ये पाल वंश की स्थापना करता है। जब ये राजा बनता है फिर ये 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना करता है। 750 में ईस्वी में पाल वंश की स्थापना करता है। सात सौ पचासी में जब ये पाल वंश की स्थापना करता है और इसने एक मठ का भी निर्माण करवाया था ओदंतपुरी में। दूसरा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसने ओदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था। तो एक दो प्रमुख इसमें चीजें कि लोग जब अव्यवस्थित और अशांति फैल गई बंगाल में 8वीं शताब्दी में, तो उन्होंने गोपाल को अपना राजा चुन लिया। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट। दूसरा, फिर इसने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना करता है और ओदंतपुरी में मठ का निर्माण करता है। आगे गोपाल के बाद इसका पुत्र फिर धर्मपाल शासक बनता है। ये 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है और इसने बंगाल को
एक तो ये 770 में राजा बनता है, सिंहासनारूढ़ होता है। फिर ये इसने बंगाल को प्रमुख शक्तियों के रूप में, बंगाल को प्रमुख राज्यों की श्रेणी में लाया। बंगाल को उत्तर भारत की प्रमुख राज्यों की श्रेणी में लाया है। इसने, धर्मपाल ने क्या किया कि ये अपने शासन काल में ये त्रिकोणात्मक संघर्ष में उलझा रहा। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि धर्मपाल अपनी शासन काल में ये त्रिकोणात्मक जो संघर्ष हुआ, त्रिकोणात्मक संघर्ष में उलझा रहा, संघर्ष में उलझा रहा ये अपने शासनकाल में। इसने जो है कन्नौज की शासक थे इंद्रायुष, इसने क्या किया कि कन्नौज का जो शासक था, कन्नौज के शासक जो थे इंद्रायुध, इंद्रायुध को पराजित किया। और इनको पराजित करने के बाद एक उसमें चक्रायुद्ध हो, चक्रायुद्ध को जो इनके अधिकार क्षेत्र में था अपने संरक्षण में, चक्रायुद्ध को संरक्षित राजा बनाया, अपने संरक्षण में उसको कन्नौज का शासक बनाया, वहां की गद्दी पर बैठा दिया उसे। इसके बाद इसने किया कि चक्रायुद्ध को शासक बनाने के बाद फिर इसने एक भव्य दरबार का आयोजन किया। फिर ये भव्य दरबार का आयोजन करता है कौन? धर्मपाल। धर्मपाल भव्य दरबार का आयोजन करता है और इसमें गुजराती कवि जो थे सोढल भव्य दरबार का आयोजन करता है। और इसमें सोढल जो थे, सोढल जो कि गुजराती कवि थे, सोढल जो कि गुजराती कवि थे, इन्होंने इसे उत्तरापत स्वामी की उपाधि दी। तो इस गुजराती कवि ने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि दी, उत्तरापत स्वामी की उपाधि दी। तो जो गुजराती कवि था सोढल, इसने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि दी। जो धर्मपाल के लेख मिले हैं, धर्मपाल के लेखों में जो लेखों में इसको परम सौगात कहा गया है, परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल को इसके लेखों में परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल की बात करें तो ये भी बौद्ध अनुयायी था। इससे पहले हमने देखा कि गोपाल भी बौद्ध अनुयायी था, धर्मपाल बौद्ध अनुयायी था। इसने अनेक बौद्ध मठों और विहार बनवाई। तो इन्होंने मठ
और विहारों का निर्माण कराया। इसके अलावा इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरा महाविहार की स्थापना की। तो इसने स्थापना की विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है, बिहार, भागलपुर बिहार में है। और दूसरा इसने सोमपुरा महाविहार जो कि बांग्लादेश में है वर्तमान में, सोमपुरा महाविहार जो कि बांग्लादेश में है, इसकी स्थापना की। तो इन दोनों की इसने स्थापना की, इसकी इस्टेब्लिशमेंट किया इसे। इसके अलावा क्योंकि ये बौद्ध अनुयायी था तो इसने अनेक मठ और विहारों का भी निर्माण करवाया। धर्मपाल के पश्चात ही इसका पुत्र जो है देवपाल होता है, जो कि गद्दी पर बैठता है। तो धर्मपाल के पश्चात देवपाल गद्दी पर बैठता है और इसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। तो देवपाल जो है ये गद्दी पर बैठता है 810 में। इसने क्या किया कि इसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया, विस्तारवादी नीति अपनाई और इसने अपनी जो राजधानी है, राजधानी इसने मुंगेर को बनाया। तो मुंगेर को इसने राजधानी बनाया देवपाल ने। इसके शासनकाल में अगर बात करें तो देवपाल के शासनकाल में अरब यात्री था सुलेमान। तो अरब यात्री सुलेमान, अरब यात्री सुलेमान ये भारत आया था। सुलेमान ने इसको सुलेमान ने कहा कि इसे, ये देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया। तो इसने प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली जो अरब यात्री था, इसने कहा कि देवपाल जो है उस समय प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली थे। देवपाल के बाद फिर क्या होता है कि 850 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो शासक होते हैं उनमें, क्योंकि ज़्यादा प्रमुख शासक नहीं होते हैं, शक्तिशाली नहीं रह जाती, तो इनमें कुछ कुछ समय के लिए जो शासक आते हैं, विग्रहपाल आता है, विग्रहपाल के अलावा नारायणपाल आता है, नारायणपाल। इसके अलावा नारायणपाल के बाद राज्यपाल आता है, राज्यपाल, गोपाल द्वितीय, फिर विग्रहपाल द्वितीय, ये कुछ शासक होते हैं। पाल शासक, इनकी शक्ति और ये कमजोर शासक होते हैं। फिर धीरे धीरे, क्योंकि ये कुछ जल्दी जल्दी जब शासक बदलते हैं तो कोई अधिकारी नहीं होता है। फिर क्या होता है कि जो महिपाल प्रथम का शासन आता है, महिपाल प्रथम, अभी हम आके देखेंगे। महिपाल प्रथम, फिर महिपाल प्रथम के समय इनकी शक्ति
जो है पुनर्स्थापित होती है, यानी फिर ये की शक्ति पुनर्स्थापित होती है। और ये महिपाल प्रथम, अगर देवपाल की बात करें तो ये भी बौद्ध धर्म का संरक्षक था। देवपाल बौद्ध था, बौद्ध धर्म का संरक्षण था, और इसने लोकेश्वर शतक के रचयिता जो ब्रजदत्त थे, यानी ब्रजदत्त इन्होंने लोकेश्वर शतक की रचना की थी। लोकेश्वर शतक की इन्होंने रचना की थी। इनको इसने ब्रजदत्त को संरक्षण दिया था। तो देवपाल के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट कि इसने भी धर्मपाल की तरह विस्तारवादी नीति अपनाई और ये अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित किया इसने। इसके काल में अरब यात्री सुलेमान आया था। उसने कहा कि देवपाल उस समय प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली था। देवपाल के बाद में फिर विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल द्वितीय और विग्रहपाल द्वितीय शासक होते हैं। महिपाल प्रथम का जब शासन आता है फिर ये शक्ति इनकी पुनः स्थापित होती है। देवपाल की बात करें तो ये बौद्ध अनुयायी है और इसने ब्रजदत्त नामक एक जो बौद्ध मतलब बौद्ध दूत थे और इसने लोकेश्वर शतक की रचना की थी ब्रजदत्त ने, उसको देवपाल ने संरक्षण दिया था। देवपाल के शासन से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि एक इम्पोर्टेंट फैक्ट शैलेंद्र जो है, शैलेंद्र शासक थे एक, इस शैलेंद्र शासक बौद्ध थे। शैलेंद्र शासक ने देवपाल से नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी। इन्होंने देवपाल से एक अनुमति मांगी नालंदा में विहार बनाने की। नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी और इसके लिए उन्होंने देवपाल से ये अनुरोध किया कि इस विहार के खर्च के लिए 5 गांवों की आमदनी दी जाए। तो इन्हें 5 गांवों की आमदनी जो है दे दी गई। 5 गांवों की आमदनी, यानी इसके बिहार के खर्च के लिए जो है 5 गांवों की आमदनी भी दी गई। तो ये देवपाल से संबंधित फैक्ट्स थे। देवपाल के बाद में हमने बताया कि जो शासक हुए वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। उसके बाद 978 ईस्वी में महिपाल प्रथम शासक बनता है और इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है, यानी महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। इसके काल में जो चोल राजा थे, राजेंद्र चोल, उन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया। तो इनके काल में चोल राजा राजेंद्र का बंगाल पर आक्रमण हुआ। बंगाल पर आक्रमण हुआ किसके काल में? महिपाल प्रथम के काल में राजेंद्र चोल का बंगाल पर आक्रमण होता है और पाल शासक उससे पराजित होते हैं। यानी कि इसमें आगे महिपाल प्रथम जो है
महिपाल पराजित होता है, पराजित हो जाता है उसमें। इसने बौद्ध भिक्षु अतिशा के नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक मंडल तिब्बत भेजा था। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसने जो बौद्ध भिक्षु थे अतिशा, बौद्ध भिक्षु अतिशा, इसके नेतृत्व में एक प्रचारक मंडल तिब्बत भेजा था। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इनके बारे में। इसके बाद महिपाल प्रथम के बारे में याद कर लीजिए। ये पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है और इसके काल में राजेंद्र चोल, जो चोल वंश का शासक था, प्रतापी शासक, उसका बंगाल पर आक्रमण होता है और महिपाल उससे पराजित होता है। महिपाल ने बौद्ध भिक्षु अतिशा को, इसके अतिशा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल या धर्म प्रचारक मंडल कह सकते हैं, तिब्बत भेजा था वहां बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। महिपाल के बाद में जो अंतिम शासक होता है रामपाल, ये अंतिम शक्तिशाली शासक होता है पाल वंश का। तो ये पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक होता है। उसने इसके काल में कैवर्तों का विद्रोह होता है। इसके शासन काल में कैवर्तों का विद्रोह होता है। इंपॉर्टेंट है, कैवर्तों का विद्रोह किसके शासनकाल में? रामपाल, जो 1075 से 1120 ईस्वी तक शासन करता है। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो कैवर्तों के विद्रोह का उल्लेख मिलता है संध्याकर नंदी ने एक रचना की, पुस्तक की, जिसका नाम था रामचरित, जिसमें रामपाल के बारे में वर्णन है। उसमें कैवर्तों के विद्रोह का वर्णन है। रामपाल के बाद फिर ये साम्राज्य डिक्लाइन करता है और इनके बाद अगर बात करें रामपाल के बाद तो फिर कुमारपाल, गोपाल तृतीय और मदनपाल इन लोगों ने लगभग 30 वर्ष तक बंगाल पर शासन किया। 30 वर्ष लगभग। उसके बाद साम्राज्य डिक्लाइन करता है और इनके बाद फिर गहड़ वालों ने बिहार में शाहाबाद और गया तक राज्य का विस्तार किया था। जब रामपाल का निधन हो गया तो गहड़वाल जो शासक थे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार लगभग यहाँ पर कर लिया था। तो पाल वंश से जो शासक थे उनके बारे में हमने देखा। गोपाल, जिसने पाल वंश की स्थापना की। धर्मपाल इसका एक प्रमुख शासक होता है। फिर देवपाल, महिपाल प्रथम और रामपाल, जिनके 5 शासक प्रमुख हैं। बाकी तो कुमारपाल, गोपाल तृतीय, जैसे मैंने गोपाल द्वितीय, नारायण पाल, बहुत से जो हमने शासक देखे वो। आगे हम देखते हैं पालकालीन जो संस्कृति थी उस समय। तो पालकालीन अगर संस्कृति की बात करें तो क्योंकि पाल शासक जो थे वो बौद्ध थे, पाल शासक बौद्ध थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इसके काल में संत रक्षित यानी जो विद्वान थे
विद्वानों का नाम था संत रक्षित, संत रक्षित, कमलशील, कमलशील और दीपंकर तथा दीपंकर। दीपंकर जो थे ये विद्वान, इन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी। ये बौद्ध विद्वान थे। संस्कृति में इन्होंने तिब्बत की यात्रा की। पाल कलाकारों की बात करें तो इन्हें कांस्य की जो मूर्तियां होती हैं उन्हें महारत हासिल थी। कांस्य की मूर्तियां बनाने में ये बहुत ही अनुभवी थे, बहुत ही इनकी महारत हासिल थी। कांस्य की मूर्तियां बनाने में महारत हासिल थी इनको। इस काल में बौद्ध धर्म के महायान जो मूर्तियां बनी, इसमें महायान जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा और वज्रयान, इन दोनों शाखाओं के प्रभाव से मूर्ति कला का विकास हुआ। इस कला की, मूर्ति कला की अगर बात करें तो जो प्रमुख केंद्र थे उनमें नालंदा था। नालंदा, बोध गया, बोध गया और कुर्कीहार जो बिहार में पड़ता है, एक था कुर्कीहार। ये तीन प्रमुख केंद्र थे मूर्ति कला के। इसके अंदर अगर जो कहें कि बांग्ला लिपि और जो भाषा है संस्कृति में और करके, तो बांग्ला लिपि और भाषा, इसका विकास भी पाल के कालों में हुआ, पालों के अधीन हुआ। हिंदू काव्य, अगर हिंदू काव्य है उसकी जन्मदाता, हिंदू काव्य जो था उसका नाम था दाय भाग। इसकी जन्मदाता थे जीमूतवाहन थे। इनको पाल शासकों ने संरक्षण दिया था। तो संस्कृति में बस यही कि इनकी संस्कृति, ये बौद्ध अनुयायी थे शासक इनकी, तो इन्हें संत रक्षित, कमलशील और दीपंकर, ये थे, इन नामक विद्वानों को तिब्बत भेजा गया, तिब्बत गए थे। कांस्य की मूर्तियां बनाने में पाल कलाकारों को जो है महारत हासिल थी। और इस काल में जो मूर्तियां बनी वो महायान और वज्रयान के प्रभावशील थी। जो केंद्र थे प्रमुख जहां पर मूर्तियां बनती थी, इनमें नालंदा, बोध गया, कुर्कीहार थे। पालों के काल में ही बांग्ला लिपि और भाषा का विकास हुआ, इसकी प्रगति हुई। और हिंदू काव्य के जो जन्मदाता थे, हिंदू काव्य जो दाय भाग था उसके जन्मदाता जीमूतवाहन को पाल शासकों ने संरक्षण दिया था। पालों के डिक्लाइन के बाद फिर बंगाल में सेन वंश आता है, क्योंकि इनकी जो सेन वंश आता है। और सेन वंश की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की थी सामंत सेन ने। सामंत सेन ने इस वंश की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना इन्होंने राढ़ नामक स्थान पर की थी।
राढ़ नामक स्थान था, वहां पर इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। प्रमुख शासकों में अगर बात करें तो विजय सेन जो 1095 से 1158 ईस्वी, बल्लाल सेन 1158 से 1178, फिर लक्ष्मण सेन 1179 से 1205, ये इसके प्रमुख शासक होते हैं। आइए इन शासकों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले शासक जो होते हैं प्रमुख विजय सेन होते हैं। ये जो संस्थापक थे सामंत सेन, ये सामंत सेन का उत्तराधिकारी था। तो ये सामंत सेन का उत्तराधिकारी का उत्तराधिकारी, ये सामंत सेन का उत्तराधिकारी होता है और ये पहला महान शासक होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये महान शासक था पहला, ये प्रथम महान शासक इसे कहा जा सकता है। देवपाड़ा प्रशस्ति, जो कि देवपाड़ा प्रशस्ति, देवपाड़ा जो प्रशस्ति है ये कवि धोई द्वारा रचित है। इसे कवि धोई ने रचा था। कवि धोई पहले कवि राजाओं के उपलक्ष्य में जो प्रशस्तियां लिखते थे उनको प्रशंसा करते थे। तो ये ऐसी प्रशस्ति है जिसमें विजय सेन की विजयों का उल्लेख किया गया है। उसने दो प्रमुख राज्यों को पराजित किया था, जिनका नाम है नब्बे या इसे नान्य भी कह सकते हैं, नान्य एवं वीर यानी, अब इसका अर्थ लगाया जाता है कि ये थे नेपाल एवं मिथिला, इन दो राज्यों को पराजित किया था इसने। किसने? विजय सेन ने, क्योंकि ये प्रथम महान शासक था तो इसने इन दो राज्यों को पराजित किया था। विजय सेन ने विजयपुरी और विक्रमपुर ये दो राजधानियां बनाई थी। तो दो राजधानियां इसने बनाई, दो राजधानी थी, एक तो विजयपुर और दूसरी थी विक्रमपुर। विक्रमपुर दो राजधानियां इसने बनाई थी। इसी की उपलब्धियों से प्रभावित होकर एक कवि थे श्री हर्ष नामक कवि ने एक प्रशस्ति पत्र, जो कवियों के द्वारा, जहां भी प्रशस्ति पत्र का उल्लेख हो तो ये ज्यादातर कवियों के द्वारा लिखे गए हैं। इसमें विजय प्रशस्ति नामक काव्य की रचना की। विजय प्रशस्ति नामक काव्य की रचना की। विजय की अगर इसकी बात करें विजय सेन की, तो ये शैव धर्म का अनुयायी था। इसकी पुष्टि, इसकी जो उपाधि थी, इसने जो उपाधि ले रखी थी, अगर इनकी उपाधि की बात करें तो उपाधि थी इसकी अरिराज वृषभ शंकर। अरिराज वृषभ शंकर अरिराज वृषभ शंकर, ये इसकी उपाधि थी। अन्य उपाधियों में बात करें तो जैसे पहले के शासकों ने परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज आदि भी इनकी उपाधियां थी।
तो विजय सेन के बारे में एक बार रिपीट कर लीजिए। ये सामंत सेन का उत्तराधिकारी था और ये पहला महान शासक था। देवपाड़ा प्रशस्ति जो कि कवि धोई द्वारा लिखी गई है, इसमें इसकी यशस्वी जो बड़ी बड़ी विजय हैं उसका उल्लेख किया गया है। नव्य न्याय एवं वीर को इसने पराजित किया था, जो कि नेपाल और मिथिला जिसे कहा जाता है। तो नेपाल और मिथिला को इसने पराजित किया था विजय सेन ने। इसने दो राजधानियां बनाई थी, विजयपुर और विक्रमपुर। श्री हर्ष नामक एक कवि ने इन्हीं विजयों से प्रभावित होकर, इसकी उपलब्धियों से प्रभावित होकर विजय प्रशस्ति नामक काव्य की रचना की थी। और विजय सेन ये शैव धर्म का अनुयायी था। इसकी जो पुष्टि इस बात से होती है कि इसने अरिराज वृषभ शंकर की उपाधि धारण की थी। अन्य उपाधियों में देखें तो परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि उपाधियां थी। विजय सेन के बाद दूसरा शासक जो होता है बल्लाल सेन होता है। ये विजय सेन का उत्तराधिकारी था। विजय सेन का उत्तराधिकारी था ये बल्लाल सेन। विजय सेन का ये उत्तराधिकारी होता है। दो ग्रंथ हैं, दो ग्रंथ थे जिसमें अगर कहें लघु भारत, सॉरी लघु भारत और बल्लाल चरित और बल्लाल चरित, इनसे ये प्रमाणित होता है कि इसका अधिकार जो है मिथिला और उत्तरी बिहार पर था। इसका जो कहते हैं अधिकार मिथिला और उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार यहां पर भी इसका अधिकार था। बल्लाल सेन के बारे में आगे बात करें तो अगर मिथिला और उत्तरी बिहार आपने देख लिया, इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रांत थे उनमें अगर बात की जाए तो राधा, वारेंद्र, बागड़ी, एवं बंगाल जो है, एवं बंगाल, ये अन्य प्रांत थे, ये अन्य प्रांत थे। तो ये लघु भारत और बल्लाल चरित से ये ज्ञात होता है कि इसका अधिकार मिथिला और उत्तरी बिहार पर था। इसके जो अन्य प्रांतों में जो इसके अधिकार क्षेत्र में थे राधा, बारेंद्र, बागड़ी और बंगाल, ये अन्य चार प्रांत थे। बल्लाल सेन स्वयं विद्वान था और ये विद्वानों का संरक्षक था। तो ये स्वयं विद्वान भी था और ये विद्वानों का संरक्षक भी था। इसने दान सागर की रचना की थी। दान सागर ग्रंथ की रचना की थी। दान सागर ग्रंथ की रचना की थी इसने। एक अन्य ग्रंथ इसने शुरू किया था जिसका नाम था अद्भुत सागर। तो इसने अद्भुत सागर एक ग्रंथ शुरू किया था, आरंभ किया था लिखना, लेकिन उसे पूर्ण नहीं कर पाया था, ये अपूर्ण रह गया था। बल्लाल सेन को बंगाल में जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय प्राप्त है। तो इसे जाति प्रथा एवं
कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय प्राप्त है। कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय प्राप्त है, इसको संगठित करने का ये श्रेय प्राप्त है। इसे बंगाल के ब्राह्मणों और कायस्थों में कुलीन प्रथा का समर्थक माना जाता है। यानी बल्लाल सेन ने अगर बात करें तो इसने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, जिनमें गौडेश्वर गौडेश्वर उपाधि हो गई, परम माहेश्वर, परम माहेश्वर, इसके अलावा निशंक शंकर, निशंक शंकर आदि ऐसी बड़ी उपाधियां धारण की थी। इसने जब जीवन के अंतिम समय आया तो अंतिम समय में इसने सन्यास ग्रहण कर लिया। अंतिम समय में ये सन्यासी हो जाता है, सन्यास ग्रहण कर लेता है। और जो इसने गौडेश्वर, परम माहेश्वर, निशंक शंकर ये उपाधियां धारण की, इससे इसके शैव मतावलंबी का प्रमाण भी मिलता है कि शैव धर्म का अनुयायी था। जब ये सन्यास ले लेता है तो सन्यास के पश्चात, एक वर्ष पश्चात, इसका जो पुत्र होता है, इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो लक्ष्मण सेन होता है। लक्ष्मण सेन बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी होता है। तो ये बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी था, बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी। ये 1179 ईस्वी में जैसे कि ये गद्दी पर बैठता है। इसने जो बंगाल की राजधानी थी गौड़, उसके निकट ही एक अन्य राजधानी लक्ष्मणवती यानी लखनऊती की स्थापना की थी। तो ये गौड़ के निकट बंगाल की जो राजधानी थी, बंगाल की राजधानी गौड़ के निकट इसने लखनऊती यानी लक्ष्मणवती लक्ष्मणवती यानी लखनऊती की स्थापना की थी। लखनऊती की स्थापना की। इसने जो गहड़वाल के शासक थे, गहड़वाल शासक, गहड़वाल शासक जयचंद थे, जयचंद को पराजित किया था। ये वही पृथ्वीराज वाले जयचंद हैं। जयचंद को पराजित किया था। 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा इसकी लखनऊती पर जो है आक्रमण किया जाता है, उसे नष्ट कर दिया गया। तो 1202 में बख्तियार खिलजी द्वारा लखनऊती को नष्ट किया गया। लखनऊती को नष्ट किया गया। इस घटना का जो विवरण मिलता है, अगर कहें तो इसका विवरण जो मिनहाज ने एक रचना की थी, तबकात ए नासरी, तबकात ए नासिरी, जो कि मिनहाज की रचना है,
इससे इसका विवरण मिलता है। लक्ष्मण सेन भी विद्वान था। ये अपने पिता जो इसने इसके पिता ने जो अद्भुत सागर की रचना प्रारंभ किया था, सॉरी, उसको इसने पूरा किया। अद्भुत सागर की रचना को पूरा किया इसने। इसके दरबार में जो श्रीधर था वो कवि था, दरबारी कवि था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में अगर बात करें तो इसकी राज्यसभा में जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की, गीत गोविंद की रचना की, ये निवास करते थे। इसके अलावा जो पवन दूत के लेखक थे, धोई, धोई जिन्होंने पवन दूत की रचना की, ये भी थे। पवन दूत के अलावा हलायुध, हलायुध जिन्होंने ब्राह्मण सर्वस्व की रचना की, ब्राह्मण सर्वस्व की रचना की, ये भी इसके दरबार में निवास करते थे। हलायुध जो कि ब्राह्मण सर्वस्व की रचनाकार भी था और ये यहाँ का प्रधान न्यायाधीश भी था। तो ये चीफ जस्टिस था, प्रधान न्यायाधीश था। कहाँ का? लक्ष्मण सेन की सभा का, मतलब लक्ष्मण सेन की राज्य का ये प्रधान न्यायाधीश था और मुख्यमंत्री भी था साथ में। मुख्यमंत्री भी था यानी प्रमुख मंत्री था, ये ऐसा कहा जाता है। लक्ष्मण सेन की बात करें तो ये वैष्णव अनुयायी था। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये वैष्णव अनुयायी था। आगे के शासक हमने देखा कि कुछ शैव अनुयायी थे और पाल वंश में बौद्ध अनुयायी थे, लेकिन ये वैष्णव अनुयायी था और इसे परम भागवत की उपाधि प्रदान की गई है। तो परम भागवत की उपाधि थी इसकी। लक्ष्मण सेन ने इसने जो है एक लक्ष्मण संवत का आरंभ किया था, लक्ष्मण संवत का भी आरंभ किया था। तो ये याद रखिएगा, ये कभी कभी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सेन वंश का ये प्रमुख शासक, इसने ये बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी था और इसने जो बंगाल की राजधानी थी गौड़, उसके निकट ही इसने लक्ष्मणवती यानी कि लखनऊती की स्थापना की। इसने गढ़वाल शासक जो थे जयचंद, उनको पराजित किया। जो इसने लखनऊती की स्थापना की थी राजधानी, 1202 में बख्तियार खिलजी द्वारा उस पर आक्रमण किया गया और उसे नष्ट कर दिया गया। और इसकी जो इसका विवरण मिलता है वो तबकात ए नासिरी, जो कि मिनहाज की रचना है, उससे इसकी जानकारी मिलती है। ये एक प्रमुख विद्वान भी था। तो इसने अद्भुत सागर जो इसके पिता बल्लाल सेन ने शुरू किया था, उसको इसने पूरा किया। श्रीधर इसके राज्य में दरबारी कवि था। इसकी राज्यसभा में बात करें तो जयदेव जो गीत गोविंद के रचयिता थे, धोई जो पवन दूत के रचयिता थे, हलायुध जो ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता थे, इसके राज्य में निवास करते थे राज्यसभा में। हलायुध की बात करें तो ये लक्ष्मण सेन का प्रधान, मतलब राज का प्रधान न्यायाधीश था और मुख्यमंत्री भी था। सेन वंश की अगर बात करें तो जो ट्रायंगल में था, कन्नौज की जो संघर्ष में था उनमें प्रमुख था गुर्जर प्रतिहार वंश।
गुर्जर प्रतिहार वंश जो आप देखेंगे कि ये काफी लंबा शासक यानी काफी बड़ा साम्राज्य इनका भी स्थापित होता है, और ये अंत समय में यही जो है कन्नौज पर अधिकार करने में सफल हो पाते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो इसका जो संस्थापक होता है वो हरिश्चंद्र था। प्रतिहारों को जो अभिलेख मिले हैं उन्हीं ने श्री राम के जो अनु लक्ष्मण है, लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। तो ये जो प्रतिहार हैं इनको अभिलेखों में लक्ष्मण का वंशज बताया गया है, लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। तो इनका संस्थापक हरिश्चंद्र था, लेकिन जो प्रमुख या वास्तविक संस्थापक कहें तो नागभट्ट प्रथम होता है। इनके राज्य की बात करें तो आप जैसे देख ही रहे हैं कि ये गंगा यमुना दोआब का पूरा क्षेत्र, इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात का भी कुछ क्षेत्र है, वहां पर इनका अधिकार था। प्रमुख शासकों में बात करें तो नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम। तो आइए इनके बारे में एक डिटेल जानते हैं। सबसे पहले बात करें नागभट्ट प्रथम की, तो ये इसने 730 से लेकर के 756 ईस्वी तक शासन किया। इसने अरबों से लोहा लिया, यानी अरबों से लड़ाई हुई इसके अरबों से युद्ध हुआ इसका, और पश्चिमी भारत में इसने जो है एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। फिर ये जो है शक्तिशाली राज्य की स्थापना करता है, शक्तिशाली राज्य स्थापित करता है। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे मिलेच्छों का नाशक बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। जो ग्वालियर प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति में से मिलेच्छों का नाशक, मिलेच्छों का नाशक, मिलेच्छ कहा गया है जो अरब थे उनको, जो अरबी लोग आए थे उनको, तो मिलेच्छों का नाशक कहा गया है। नागभट्ट प्रथम के बाद दूसरा शक्तिशाली शासक होता है वत्सराज। वत्सराज अगला शक्तिशाली शासक होता है, तो ये भी एक शक्तिशाली शासक होता है। वत्सराज की बात करें तो इसे प्रतिहार साम्राज्य का जो है इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और ये वास्तविक संस्थापक होता है साम्राज्य का, वास्तविक संस्थापक प्रतिहार साम्राज्य का, ये वास्तविक प्रतिहार साम्राज्य का, ये प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक होता है। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम भाग लिया। तो इसने, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सर्वप्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया इसने, जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग, जैसे कि उसमें धर्मपाल ने लिया था, संघर्ष में भाग लेता है। लेकिन धर्मपाल को ये पराजित करता है, और धर्मपाल को पराजित करता है, धर्मपाल को पराजित तो करता है ये, लेकिन स्वयं जो है, स्वयं जो ध्रुव राष्ट्रकूट
शासक ध्रुव से पराजित हो जाता है। कुछ शासक जो ध्रुव होता है उससे ये ध्रुव से पराजित हो जाता है। वत्सराज की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद नागभट्ट द्वितीय, इसकी जब इसकी मृत्यु के बाद मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद नागभट्ट द्वितीय शासक बनता है, जो कि 800 से 833 ईस्वी तक शासक रहता है। 800 से 833 ईस्वी तक शासन करता है। ये कन्नौज पर अधिकार करता है और उसे अपनी राजधानी बनाता है। तो ये कन्नौज को राजधानी बनाता है। पूछा जाए तो प्रतिहार वंश में नागभट्ट द्वितीय जो है कन्नौज को राजधानी बनाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसके बाद में फिर 836 में मिहिर भोज प्रथम शासक बनता है। मिहिर भोज प्रथम जी सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है। तो इसकी अगर बात करें तो इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है ये। सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है मिहिर भोज। कल्हड़ और जो अरब यात्री सुलेमान, इन दोनों के विवरण से हमें इसकी जानकारी मिलती, घटना काल की जानकारी मिलती है। तो इसके शासन काल की अगर जानकारी की बात करें तो कल्हड़, जिन्होंने राज तरंगिणी की रचना की, कल्हड़ और जो अरब यात्री एक आया था सुलेमान, इसके विवरणों से हमें मिहिर भोज प्रथम की जानकारी मिलती है। इसको ये जो है उस समय जो प्रबल शक्तियां थी, इसके समय में दो प्रबल शक्तियों में बात करें तो देवपाल और ध्रुव, पाल नरेश देवपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, इनसे ये पराजित हुआ। मिहिर भोज पराजित होता है, इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई, जो कि उन्होंने बताया कि वत्सराज की मृत्यु के बाद जब उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय बैठा था तो उसने कन्नौज पर अधिकार करके इसे राजधानी बनाया था। तो इसने भी अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इसने अपनी राजधानी जो थी इसकी वो थी कन्नौज को ही इसने अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि ये विष्णु का उपासक था। ये इसे इसके सम्मान में इसमें जो उपाधि धारण की, तो इसकी उपाधि थी आदिवराह। एवं प्रभास, ये दो उपाधियां ये धारण करता है। इसकी जो उपलब्धियों की चर्चा अगर बात की तो ग्वालियर प्रशस्ति है। ग्वालियर प्रशस्ति में उपलब्धियों की चर्चा है।
तो मिहिर भोज प्रथम की उपलब्धियों की चर्चा जो ग्वालियर प्रशस्ति में है, तो इसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक होता है इस वंश का मिहिर भोज प्रथम। इसका जो विवरण मिलता है कल्हड़ और जो अरब यात्री आया था सुलेमान, उसकी विवरण से प्राप्त होता है। इसके काल में दो प्रबल शक्तियों देवपाल और ध्रुव, ये दो प्रबल शक्तियां, उससे ये पराजित होता है। अपनी राजधानी ये कन्नौज बनाता है। क्योंकि ये विष्णु का उपासक था इसलिए इसने आदिवरा और प्रभाव जैसी उपाधियां धारण की। इसकी जो भी उपलब्धियां हैं उसका विवरण हमें ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। मिहिर भोज प्रथम के बाद जो अगला शासक होता है वो महेंद्र पाल प्रथम होता है। ये मिहिर भोज का पुत्र था। तो मिहिर भोज का ये पुत्र था। इसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया था। तो इसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया। इंद्र तृतीय को पराजित किया। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को ये पराजित करता है, लेकिन स्वयं जो है कश्मीरी शासक से हार जाता है। तो कश्मीरी शासक से हारता है, कश्मीरी शासक से पराजित होता है, पराजित हुआ। महेंद्रपाल की राजसभा में अगर बात करें तो इसकी राजसभा में इसके राजशेखर जो प्रसिद्ध विद्वान थे वो निवास करते थे। प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे। और ये इसकी राजगुरु भी थे। महेंद्रपाल प्रथम के ये राजगुरु थे। राजशेखर ने जो रचनाएं की, अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं थी कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, इसके अलावा विद्धशाल भंजिका। इसके अलावा अगर करें बाल रामायण, की बात करें भुवन कोश, और हरविलास जैसी प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। प्रसिद्ध ग्रंथ थे, इनकी रचना की इसने। तो राजशेखर की रचनाओं में बात करें तो कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्धशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास, ये जो प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर थे जो कि महेंद्रपाल प्रथम के राजगुरु भी थे, उनकी रचनाएं थी। महेंद्रपाल प्रथम के बाद अगर बात करें तो अगला शासक जो प्रमुख शासक होता है वो महिपाल प्रथम होता है।
जो 912 से 944 ईस्वी तक शासन करता है। महिपाल की बात करें तो ये एक कुशल और प्रतापी शासक था। ये एक प्रतापी शासक होता है। इसी के शासनकाल में अल मसूदी जो बगदाद का निवासी था, बगदाद का जो अल मसूदी था, अल मसूदी ये 915-16 में भारत आता है। गुजरात आया था, ये गुजरात आया। अल मसूदी जो है गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर और राजा को बौरा कहता था। तो ये तो कोई तो नहीं। महिपाल शासक, इनका शासनकाल बहुत अच्छा रहा। महिपाल का राजशेखर उसे आर्यावत का महाराजाधिराज कहता था। तो राजशेखर ने इसे आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है। महाराजाधिराज राजशेखर को महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल इन दोनों ने ही संरक्षण दिया था। यानी इसके पहले जो महेंद्रपाल प्रथम था उसने भी इनको संरक्षण दिया था, क्योंकि ये महेंद्रपाल प्रथम के राजगुरु भी थे। महिपाल के बाद अगर बात करें तो जो शासक हुए महिपाल के बाद, जो प्रमुख शासक होते हैं उनमें महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायकपाल, द्वितीय, महिपाल द्वितीय, और विजयपाल। ये कमजोर शासक होते हैं, जैसे साम्राज्य डिक्लाइन करता है। 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक जो होते कृष्ण तृतीय, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय, इसने प्रतिहार राजा को पराजित कर देते हैं और 1028 में महमूद गजनबी इसने जो कमजोर शासक होते ही हैं इसके बाद, और राज्यपाल जो कि कमजोर शासक रहता है उसको पराजित कर देता है। राज्यपाल का इसका पुत्र होता है, सॉरी यहाँ 1018 है, 1019 में इसका पुत्र होता है, वो भी महमूद गजनबी से पराजित हो जाता है। इसका पुत्र होता है त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल भी पराजित हो जाता है महमूद गजनबी से। अंतिम शासक थे, अगर इस वंश की बात करें तो अंतिम शासक वो था यशपाल। यशपाल को गढ़ वालों
ने जब कन्नौज पर अधिकार, जो यशपाल था, गाहड़ वालों ने फिर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। गाहड़ वालों ने गाहड़वाल ने इनको पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज जो इनकी राजधानी थी, और ये साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत हो जाता है। फिर कन्नौज पर गाहड़वाल शासकों का अधिकार हो जाता है। जो सबसे अंतिम में शासक होते हैं राष्ट्रकूट शासक, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में ये भी शामिल होते हैं। राष्ट्रकूटों का राज्य देख लीजिए, यहां पर था, ये होता है राष्ट्रकूटों का साम्राज्य। राष्ट्रकूटों में का संस्थापक जो होता है वो दंती दुर्ग होता है, जो 752 ईस्वी में स्थापना करता है। जिनका शासन पाल और प्रतिहार वंशों के समान ही होता है, इसलिए इनका जो टकराव भी उनसे त्रिपक्षीय संघर्ष में हुआ। तो दंती दुर्ग 752 ईस्वी में इस वंश की स्थापना करता है। इनकी भाषा की इसने मालवा पर अभिमान किया, दंती दुर्ग ने, और हिरण्यगर्भ, इसने मालवा पर अभिमान किया और हिरण्यगर्भ जो था यानी महादान यज्ञ किया। तो इसने दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ नामक हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था मालवा पर अभियान के समय। शुरुआत में ये चालुक्यों के सामंत थे, यानी ये चालुक्यों के अधीन थे। कर्नाटक के जो चालुक्य थे उनके अधीन थे। इसकी राजधानी मनखीर या मानखेत थी, जिसे वर्तमान में इस समय वो मालखेड़ सोलापुर के निकट है, वो इसकी राजधानी थी। प्रमुख शासकों में बात करें तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव एक प्रमुख शासक होता है जो पहली बार त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होता है। तो अगर बात की जाए तो त्रिपक्षीय संघर्ष में अगर बात करें, त्रिपक्षीय संघर्ष, तो इसमें पाल की तरफ से पाल वंश में धर्मपाल आता था, पहली बार शामिल होता है। और प्रतिहारों की बात करें तो शायद पाल के बाद फिर जो प्रतिहार वंश में वत्सराज शामिल होता है, और जो राष्ट्रकूट में है वो ध्रुव शामिल होता है। ध्रुव के बाद फिर राष्ट्रकूट में गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। इन लोगों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। जो कृष्ण प्रथम है इसने इसका निर्माण करवाया था। और इसके अलावा ध्रुव जो है ये राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, अभी मैंने जिसे बताया। और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल दोनों को पराजित किया था ध्रुव ने, ये ध्यान रखिएगा। ध्रुव ने वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल दोनों को पराजित किया था। एलोरा और एलिफेंटा, इनके जो गुहा मंदिरों का निर्माण है ये राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जो एलोरा मंदिर है। 1 से 12 तक बौद्धों की हैं, 13 से 29 तक हिंदुओं की और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में अगर बात करें तो सबसे जो प्रसिद्ध है वो विश्वकर्मा गुफा है, गुफा संख्या 10 है।
इसमें एक चैत्य भी है। एलोरा की गुफा में बात करें तो 15 गुफा नंबर 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष और सिंह नरसिंह के रूप में दिखाया गया है, जिसमें वो हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ते हैं, उस रूप में दिखाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख जो फ्रांसीसी यात्री था थेबिनेट, उसने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट जो है वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैनों की भी उपासक थे और इन्होंने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को भी बसने की और उनको प्रचार करने की अनुमति दी थी। बात करें तो इनकी भाषा, राष्ट्रकूटों की जो भाषा थी वो कन्नड़ थी, इनकी भाषा कन्नड़ थी। राष्ट्रकूटों में जो अमोघ वर्ष था, अमोघ वर्ष, इसने वीर नारायण की उपाधि धारण की। वीर नारायण की उपाधि, किसने? अमोघ वर्ष ने वीर नारायण की उपाधि धारण की थी। इसने एक ग्रंथ की भी रचना की थी कन्नड़ भाषा में, जिसका नाम है कविराज मार्ग। कविराज मार्ग, इसकी रचना की थी। राष्ट्रकूट शासक जब इंद्र तृतीय, उसके समय अल-मसूदी आया था, तो इंद्र तृतीय के समय अल-मसूदी आया था भारत। अल-मसूदी ये यात्री भारत आया था। एक और प्रसिद्ध है कि राजो कृष्ण तृतीय था, कृष्ण तृतीय, इसने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर यानी कृष्णेश्वर और गंड मार्तांडादित्य नामक मंदिर बनवाया था। क्या था? गंड मार्तंडादित्य मंदिर, ये दो इसने मंदिर बनवाए थे। इसकी राज्यसभा में पौन्य नामक एक कवि था, वो निवास करता था, यानी कि पौन्य नामक कवि इनकी राज्यसभा में निवास करता था। इसी ने शांति पुराण की रचना की थी। शांति पुराण की रचना की थी। राष्ट्रकूटों का अगर अंतिम शासक की बात करें तो इसमें कर्क द्वितीय था। तो अंतिम शासक था कर्क द्वितीय। इनका अंतिम शासक था और चालुक्यों ने इस शासक को पराजित किया और उस पर अधिकार कर लिया। तो ये हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष में जो सम्मिलित वंश थे, राज्य थे, उनका टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। आगे जो भी छोटे छोटे राजवंश या जिन्होंने क्षेत्रीय राजवंश थे, उसके बारे में हम वीडियो लाएंगे।